जब मैं विधानसभा में पहली बार चुन के गया तो संतरी ने कहा कि ये विधानसभा है, आप नहीं जा सकते, इसे गेट से केवल विधायक जाते हैं। प्रधानमंत्री जो किसी के सामने नहीं झुके, उस अन्नदाता के सामने झुककर माफी भी मांगी और काले कानून वापिस भी लिए। चाहे एमएसपी का सवाल, भाव का सवाल आज भी खड़ा है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। योजना तो सरकार बनाएगी ना। और मैंने बताया 4 समस्याओं के, देश की समस्याओं का समाधान, बाढ़, अकाल, रोजगार और खेती। सिर्फ कॉमरेड ही बाने सिर्फ विरोध करना आवे, सिर्फ धरना देना, रोड बंद करनी आवे। बार बार मैं 2-3 भाषण के माए बात सुन ली। अमरा राम जब विपक्ष में है तो निश्चित रूप से जहां भी अन्याय होगी उसके लिए संघर्ष करेगा। जनतंत्र आ गया समझ में, पूरे देश की जनता ने देख लिया, वो तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। झलको शिखर में थारो बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपने साथ में ही कॉमरेड अमरा राम जी, जका शिखर सु इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार ही और आगे सामने ही पहले से 2 बार सांसद रह चुके हैं, भाई दोबारा रिपीट सीट पर आ रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। सो अमरा जी, थारो बहुत बहुत स्वागत है झलको शिखर पर। बहुत बहुत स्वागत झलको का भी, जो हमारी राजस्थानी भाषा में आम जनता की समस्याओं को सरकार के पास पहुंचाता है और सरकार जनता के पास। तो अमरा जी, आपकी एक बहुत ही अलग पहचान है। जितने भी नेता ही बा नेता सु टोटली एक अलग पहचान है। तो बा पहचान की बात शुरुआत थी बा कठैसु हुई, कठैसु पढ़ाई लिखाई, और मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि हर कोई जानना चाहे कि एक साधारण सो आदमी लाग रहे हैं, बिना या टिकट दे दियो गयो और वो चुनाव लड़ रहे हैं। यह है, मैं साधारण परिवार से हूँ। 5वीं क्लास तक की शिक्षा मेरे पैतृक गांव मुंडवाड़ा में हुई। 8वीं तक की काशीगाबास, जहाँ स्वतंत्रता सेनानी जमुनालाल बजाज का जन्म स्थान है, और 9th से फिर सीकर में पूरी शिक्षा हुई है। और उसमें मुख्य श्रेय जो किसान छात्रावास सीकर है, उसमें कॉमरेड त्रिलोक सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान इसमें है। और उसी का नतीजा है कि छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ मैं। विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए संघर्ष करते करते 79 और 80 में, और उसके बाद लगातार ये सिलसिला जारी रहा। तो जय की थे बता रहे हो कि छात्र संघ का अध्यक्ष रहा भी टाइम पर थे, मतलब कौन सी कॉलेज में पढ़ा करता? श्री कल्याण कॉलेज, जो सबसे बड़ी कॉलेज थी, जिसकी छात्र संख्या राजस्थान में सबसे ज्यादा थी। और वहीं से शुरुआत की। बीएससी, एमकॉम, बीएड करने के बाद मैं 1 साल के लिए टीचर भी हो गया था। तो तमाम ग्रामवासियों ने कहा कि आपको सरपंच बनाएंगे, तो फिर सरपंच बनाया 2 दफे। और उसी के चलते चलते लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से। चलो अभी एक चीज और बताओ कि जहाँ थे 2 बार सरपंच भी रह चुके हो, विधायक को भी सफर देख चुके हो, ठीक है, और मतलब एक संघर्ष को सारो दौर देखे है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि आज की डेट में जितना भी सरपंच हैं, अपनी खुद की जिम्मेदारी को निर्वहन प्रॉपर तरीकाओं करी? नहीं, सबका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से करते हैं। और हर जगह ये चीजें होती रहती है। ग्राम पंचायतों का जिस तरह से पहले था, उससे अभी बजट भी काफी बड़ा है। जो संविधान संशोधन पंचायत राज का किया गया, उसके अंदर निश्चित रूप से बड़ा है। तो बाकी फोकस भी ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम स्वराज था उसकी बजाय बड़ा है। फिर थारी छात्र संघ में एंट्री हुई, तो बाय एंट्री कौन सी पार्टी वगैरह हुई? स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, SFI, जो विद्यार्थियों का सबसे बड़ा संघर्ष के रूप में है। और प्रगतिशील विचारों का शहीद आजम भगत सिंह के जो विचार थे, जिस तरह का भगत सिंह भारत चाहता था, उस रास्ते पे चलने वाला SFI। ठीक है, तो फिर आगे मतलब कहने लगे कि थान की भाई अब सरपंच हूँ, अब थोड़ा ऊपर विधायक बनना चाहे? नहीं, विधायक के लिए नहीं, बटिया की देखो समस्या है ना, देखो बिजली की, कनेक्शन की, जिस तरह से आम किसान को जो हर जगह तहसील में, थाने में जिस तरह से अपमानित किया जाता था,
लूटा जाता था, उसके खिलाफ जो आवाज़ थी, मैं समझता हूँ जो जनप्रतिनिधि थे वो जनता की आवाज़ सुनते नहीं थे। वो भाई कहता बोले बड़ो काम ले रहा हो, छोटा काम माँ का को नहीं, तो बड़ो मांगे पढ़तो को नहीं, छोटो मैं करता को नहीं। तो ये मैं समझता हूँ चलते चलते मैंने 85 में पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद 90 का लड़ा और 93 में आप सफल हुए। और बहुत दिग्गज जो राजस्थान में हरदेव जोशी और भैरव सिंह के बाद तीसरे नंबर के जीतने वाले स्टार थे, उनको धोद की जनता ने रास्त करके भेजा और फिर लगातार भेजा। आप देखेंगे कि जबकि राजस्थान की राजनीति है वह कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में बटी हुई है, लेकिन उसके बीच में अमरा राम को एक बार नहीं बार बार 3 बार भेजा। और उसके बाद में रिजर्व होने के बाद में भी दातारामगढ़ से भी 4थी बार कंटिन्यू भेजने का काम। जब थे 93 के माए पहली बार विधायक चुना गया जी, तो भी टाइम पर थारे साथ एक किस्सो है, वो किस्सो क्या है? किस्सा ऐसा, मैं तो साधारण हूँ ना। हाँ। साधारण घर से आया हूँ, साधारण जनता के बीच में सड़कों पर उनकी समस्याओं के लिए उनके बीच में सोता रहा हूँ। 7 दिन 8 दिन 13 दिन और 13 महीने ये मेरा जीवन का एक पार्ट बन गया कि साधारण तरीके से जब मैं विधानसभा में पहली बार चुन के गया तो संतरी ने कहा कि ये विधानसभा है, आप नहीं जा सकते, इसे गेट से केवल विधायक जाते हैं। मैंने कहा वही हूँ मैं जो इधर से जाते हैं वही। तो साधारण आज भी बहुत सी दफा मैं रोडवेज की बस से चलता हूँ तो लोगों को आश्चर्य होता है कि यार 4 दफे जो विधायक रहा है वो रोडवेज की बस से चलता है। अब तो छोड़िए, सरपंच भी बस से चलना अपनी बेइज्जती समझता है। लेकिन मैं समझता हूँ वो साधारण और आम आदमी से जीवंत संपर्क, और सबसे बड़ी मैं समझता हूँ मेरे जीवन का जो लक्ष्य था कि आम मेहनतकश किसान मजदूर को, अपनी दलित शोषित पीड़ित को अपनी ताकत का एहसास, क्योंकि जनतंत्र में जनता ही सब बड़ी ताकत है। रानी के पेट से राजा जन्मता था, अभी तो जनता की अंगुली से जनप्रतिनिधि होते हैं और वो सत्ता चलाते हैं। तो उसको अपने संघर्षों के माध्यम से उनको खुद की ताकत का एहसास मैं समझता हूँ पूरे देश में भी किया है। 13 महीने तमाम जितना भी संगठन आप 500 वहाँ झंडा लगा, डंडा लगा, नेता लगा, लेकिन किसान के सामने काले कानून और भाव का सवाल पूरे देश का था। और वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि इस देश के प्रधानमंत्री जो किसी के सामने नहीं झुके, उस अन्नदाता के सामने झुककर माफी भी मांगी और काले कानून वापिस भी लिए। चाहे एमएसपी का सवाल, भाव का सवाल आज भी खड़ा है। जैसे अमरा राम जी ने एक बात कही कि पहले जो राजा हो तो वो सिर्फ रानी का पेट से ही जन्म लेतो, लेकिन अब जनता के हाथ में है कि वो किन राजा बनाना चाह रहे हैं और किन वापस बिठाना चाह रहे हैं। फिर भी के बाद में एक चीज और आई सामने कि थारो जो मतलब अंदाज है वो थोड़ा काफी अलग है। जय थाने आवाज उठानी है किसाना के लिए, या मान लो कि फसल खराब हो गई तो एक मतलब थारो विधानसभा को वीडियो भी काफी वायरल हुआ है कि भाई विधानसभा के माई बाजरी को पौधो है वो ले, बाजरा को छोटो पौधो लेके चलेगा छुपा के अखबार में, और भी के बाद में तो बटे चेकिंग वगैरह को नहीं होगी कि भाई वो कौन ले जाए इसको यहाँ? नहीं, सब चेकिंग होती है, लेकिन असल बात है सरकार ने बाजरे का बीज दिया था। जिस तरह का बाजरा कहीं राजस्थान में नहीं होता, मतलब इस तरह की किसान के साथ मजाक हुई थी। और जो फसल जल जाती है तो आप अंदाजा कीजिए साल भर का उसका तबाह हो जाता है। सरसों शीतलहर से जल गई, सरकार कहती है शीतलहर से कोई नुकसान को नहीं हो, और मैंने जली हुई सरसों इसमें बता दीजिए साहब ये तो हरी हरी है, तो लेकिन सरसों की फली के अंदर जो सरसों का दाना है वो तो चौपट हो गया। तो ये तय रूप से जो एयर कंडीशन में रहते हैं ना मंत्री संतरी, तो जमीन पे नहीं चलते, उनको दिखाने से ही उनको दिमाग में आता है, वैसे नहीं आता। और जब सत्ता में होते हैं ना तो आकाश में होते हैं, जब हार जाते हैं तो जमीन पे आते हैं। और अमरा राम हमेशा जमीन पे रहता है, और वाकई जो जनता के साथ हो रहा है, आप अंदाजा कीजिए आज 1 साल पहले किसान ने प्याज बेचा
5 रुपए में कोई लेने वाला नहीं था और उसको 50 रुपए तक बेच दिया। लहसुन जो 10 रुपए में लिया था उसको 300 रुपए तक और 400 रुपए तक बेच दिया। ये जो लूट है इसके खिलाफ जनता को जो गुस्सा आना चाहिए वो तैयार हो रहा है और वो ये सब कुछ जला के राख कर देगा। नहीं तो बिगमा तो प्रधानमंत्री जी यहीं पे भी यह चीज कह रहे हैं कि वही थे आलू डायरेक्ट मत बेचो, भी कि चिप्स बना के फिर बेचो। नहीं, एक किसान जो आलू करता है 85% किसान लघु और मतलब सीमांत एक जैसे एक एग्जांपल दिया है, मैं तो हर फसल के लिए अलग अलग तरीका एक अपना मैसेज कन्वे करना चाहूँ। वो सरकार करती ना। अब जो 85% इस देश का किसान लघु और सीमांत काश्तकार है वो चिप्स की बनाने की कारखाना लगा सकता है क्या? वो तो सरकार का कोऑपरेटिव से वो लगाते तो ये होता। वो तो अगर एमएसपी घोषित कर देते हैं तो 1 पैसा नहीं देना है कि इस लागत और मुनाफा ये है, इससे नीचे कोई खरीदेगा तो उसको सजा होगी। ये कानून पास करने में उनको दिक्कत ये है, जबकि 2011 में वही लेटर लिख रहे थे कानूनी होनी चाहिए और अब कह रहे हैं देश बर्बाद हो जाएगा। तो जब 10 रुपए का लहसुन 1 किलो को 300 और 400 में बेचते हैं जब तो देश विकास करता है और कानून बना दे कि ये लागत है, ये हर चीज कोई भी चीज चश्मा है इस पे भी कीमत लिखी हुई है। तो किसान जो रोटी जैसी चीज पैदा करता है जिसको 130 करोड़ लोग खा के जिंदा रहते हैं उसको भी तो कीमत मिलनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, कीमत मिलनी चाहिए, लेकिन जगह खाद्य पदार्थ ही बाकी अगर मतलब कीमत पर अगर कंट्रोल नहीं होगा तो भी केस कम आए, मतलब आम जन है वो भूखों मर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर तो कंट्रोल हमेशा ही रहे, हर सरकार रखे कंट्रोल नहीं रहता। यही तो हम कर रहे हैं कि भाई पैदा करने वाला भी लूटा जाता है। हाँ। और खरीद के खाने वाला भी लूटा जा रहा है। इस उदाहरण से आप देख लीजिए 10 रुपए जिसने 4 महीने लहसुन पैदा किए रहे हो बिन मिला 10 रुपया और 4 महीने गोदाम में बंद कर दिया और केवल बाल निकाल के बेच दिया, उसको मिल गया 290 रुपया। तो सस्ता मिल रहा है क्या? हम कह रहे हैं किसान को भाव मिले और आम आदमी को और सस्ता देना है तो सब्सिडी पे दे और जो लागत मूल्य है, मतलब आप देखिए आज इस 10 साल के भाजपा के शासन में पेट्रोल डीजल, जो डीजल सबसे ज्यादा खेती में काम आता है, जितनी मूल कीमत से ज्यादा टैक्स है। मतलब खजाना भरते हैं, अंबानी अडानी को लुटाते हैं और बात करते हैं गरीब की। गरीब 300 रुपए में लहसुन खरीद के खाता है, 5 रुपए वाला प्याज को 50 रुपए में खरीद के खाता है, तो कंट्रोल है। इसलिए कंट्रोल अगर सरकार जनता का हित नहीं देखती है, किसान का हित नहीं देखती है, वो मुट्ठी भर व्यापारियों का जिनके लिए सरकार है उसका देखती है। और हम चाहते हैं किसान को भाव मिले और गरीब जो खरीद के खाता है उसको नहीं लूटा जाए, उसको सही उस पे मिले। बिल्कुल जय थे यह एक बात रखी कि भाई मतलब इस आबू मतलब जनता ने भी नुकसान नहीं होना चाहिए और किसान ने भी नुकसान नहीं होना चाहिए, दोनों ने फायदा होना चाहिए अगर कंट्रोल रहे तो। लेकिन जय किसान का जगह मतलब उत्थान के लिए या वेलफेयर के लिए, ठीक है, सरकार है बस सब्सिडी भी देवे अलग अलग चीज़ों के ऊपर, जहाँ कुछ भी कोई जहाँ प्याज भंडार बनाना है या फिर कोई मछली पालन करना है या फिर कुछ अलग अलग चीज़ें करनी है, ठीक है, बाकी ऊपर सब्सिडी भी दे रही है, तो वह भी तो किसान ने एक सपोर्ट की तरीका ही सुई तो है। ऐसा है 75 साल की आज़ादी के बाद ये सब विकास का नतीजा ये है कि हर साल लाखों किसान कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, जो अन्नदाता है। इस देश में 65 में मैंने देखा है अमेरिका की लाल ज्वार खाई है, कुछ सरकार ने मदद की तो आज खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। उसका दंड किसान को ये मिला है कि आज वो कर्जदार है। मतलब आप बीज, खाद, डीजल सब कंपनियों के हवाले कर दिया, वो मनमर्जी से लगाते हैं और उससे जो पैदा होता है उसके भाव की कोई गारंटी नहीं है और उसका नतीजा है कि वो कर्जदार होता जा रहा है। तो ये सबसे खतरनाक जो नीतियां हैं और वो नीतियां बड़ी बड़ी कंपनियों के पक्ष में है कि किसान बर्बाद होगा, जमीन कंपनियों के पास आएगी, वो लार्ज स्केल पे खेती करेंगे और ये केवल मजदूरी करें और इंडस्ट्री में सस्ता से सस्ता मजदूर मिल जाए इनको। और खेती जो 140 करोड़ 30 करोड़ 130 करोड़ लोग हैं उनको रोटी जैसी में मुनाफा
मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा लूट हो सकती है, इसलिए 3 काले कानून बनाए थे। खेती और रोटी इन बड़ी कंपनियों के हवाले करने का ही है। इसलिए ये सब्सिडी, ये अगर वाकई किसान, मतलब क्या हालत है इस देश का, 60 से 65% किसान और खेत मजदूर खेती पे निर्भर है। देश के बजट का कितना आता है? 5%, 10%, बाकी कहाँ जा रहा है? तो असल में किसान को ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये 2000 रुपए दे रहे हैं। सवाल ये है कि आबादी के अनुसार जो बजट है वो उसमें खर्च होता है कि नहीं होता है। चलो थे एक चीज बताओ कि थारो की विजन है कि इस समस्या को सॉल्यूशन अगर थे भी सीट पर हो तो क्या सॉल्यूशन निकालो? नहीं, सीट मतलब केवल एक विजन तो दो जनता की बात यह को नहीं, बात यह है कि खुद आवाज तो उठा रहे हो या उठाना चाह रहे हो, लेकिन दूसरी जनता ने भी चीज के लिए, आम किसान ने भी चीज के लिए जगानो तो पड़ा ही ना कि भाई ये चीज होनी चाहिए थारे के लिए। बिल्कुल। देखो, अगर देश की सवाल केवल एमपी बनने से वो मेरा विजन लागू हो जाएगा, वो विजन होता है सरकार। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप विजन दो ताकि विजन सब मैं कह रहा हूँ लोगों को ना, पता चले। हाँ भाई देश में पानी है, पानी का इंतजाम अगर कर दें तो इस देश की सबसे बड़ी 3 समस्याएं समाधान हो जाएगी। और लागत कितनी आएगी? 6 लाख करोड़। और 10 साल में 25 लाख करोड़ का लुटवा दिया 100 कंपनियों को। पानी का इंतजाम कर देंगे तो 87% जमीन पे सिंचाई हो जाएगी। ठीक है। पेयजल हो जाएगा, पेयजल की समस्या समाप्त हो जाएगी, बाढ़ का समाधान हो जाएगा और रोजगार का समाधान हो जाएगा। मतलब 4 देश की बड़ी समस्याएं केवल पानी का इंतजाम कर दें तो बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जब 70% 65% लोगों के पास अर्निंग होगा तो इंडस्ट्री भी पनपेगी। आज माल बना हुआ खरीदार नहीं है क्योंकि 60% लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है। तो ये एक ही विजन से कितनी बड़ी हो सकती है। अब आप देखिए, रेल अगर एक दफा रेल की पटरी डल गई 100 साल चलेगी। तो सड़क के विकास के लिए कई लाख करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, रेल के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे जो सत्ता में बैठे हुए लोगों को हर 3 साल में रिनोवेशन होगा तो खाने को मिलेगा। और रेल का अगर विकास होगा तो एक दफा इन्वेस्ट होगा और 100 साल तक काम करेगा। और बिजली से कर दें तो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट और मालवाहन होगा। उसका विकास जितना 75 साल पहले था उसका 10% हुआ है। कितने आप देखिए 75 साल में हमारी बोर्ड से चुनी हुई सरकार रेल का कितना विकास कर पाई है। अब तो उस रेल को तो अंबानी अडानी को दिया जा रहा है, अडानी की रेल, रेलवे स्टेशन उसको, जबकि आधार सबसे बड़ा वो है, सड़क की बजाय वो है। चलो एक चीज और बताओ, थे आप बात कही कि रेल कमाए कमीशन खोरी को नहीं ज्यादा, रोड में बार बार हर 3 साल में बननी है तो ज्यादा कमाई से, ये एक डिफरेंट है। लेकिन थे 93 का मैं विधायक बना, ठीक है, और विधायक बनने के बाद में जद भी मीटर गेज चला करती, अगर 22 मीटर गेज की जगह ब्रॉड गेज होती भी टाइम पर 2000 तक भी अगर ब्रॉड गेज हो जाती तो भी यह चीज समझ लो कि आपनो शिक्कर है वो बहुत आगे जातो, तो थे भी चीज के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? ऐसा है कि रेल केंद्र सरकार के पास है, मैं राजस्थान की विधानसभा नहीं वो बात ठीक है, लेकिन एक प्रतिनिधित्व जगह हुआ है वो लोगों मिल सके है भी एक अथॉरिटी मिल जाए। ऐसा है, सीकर जिले का दुर्भाग्य है। और जब थे खुद एक 9 किसान आंदोलन कर चुके हो, ठीक है, तो फिर क्या एक छोटो सो यो किसान आंदोलन, किसान की जगह वो आंदोलन कौन कर सका? नहीं, आंदोलन किए हैं और इसके लिए मैं तो ये कह रहा हूँ, आप अंदाजा कीजिए 17 लोकसभा हो गए, बड़े बड़े लोग चुन के गए। और शेखावाटी वो जिला है सीकर है जिसमें सबसे बाद में ब्रॉडगेज हुई। बिल्कुल, बड़े बड़े कृषि मंत्री, उप प्रधानमंत्री, लेकिन 17 में से अगर 3 को छोड़ दो तो सब बाहर के थे। जब जैसलमेर टीलू में नहर जा सकती है तो शेखावाटी में नहीं आ सकती थी। इसलिए जो भी प्रतिनिधि रहे हैं ना केंद्र में, हमारे पहले नंदलाल शास्त्री, टांटिया, हाबू, साबू और फिर बड़े बड़े जो गए, मतलब 3 को छोड़ करके सबके सब बाहर गए और वो उनको कोई लेना देना नहीं था और इसी का नतीजा है। इसलिए अमरा राम ने तो बहुत कुछ
किया है, लेकिन जो देश के हालत पे था, देश की संसद को आवाज उठनी थी, वो आवाज नहीं उठी। पानी आज 75 साल की आजादी के बाद पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और पाकिस्तान पानी जा रहा है। अभी इसी बरसात में 40 दिन पानी गया, 1 लाख क्यूसेक पानी, और देश की सरकार को पाकिस्तान को बाढ़ के कारण नुकसान हुआ उसका मुआवजा देना पड़ता है। हर जब बरसात होती है, पोंग डैम का पानी ओवरफ्लो होता है, पाकिस्तान जाता है। क्या हम 75 साल में इतना भी इंतजाम नहीं कर सकते? एक तरफ बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, दूसरी तरफ आप बाढ़ से पानी जाता है उसका मुआवजा देना पड़ता है। तो ये अराजक की स्थिति है। अभी सही सलामत कर दे देश, दुनिया में सबसे बड़ा होगा। जो मेहनती हैं वह आप अंदाजा कीजिए, आज भी सैनिक स्कूल नहीं है जहाँ से सबसे ज्यादा सैनिक जाते हैं। कौन खोलता है? देश की सरकार खोलती है। चलो, इंडस्ट्रीज भी तो नहीं है, रिको एरिया नहीं, कुछ भी नहीं है। वो अब टाइल बनती है, टाइल का रॉ मटेरियल नीम का थाना में निकलता है, गुजरात जाता है और वहां से टाइल बन के वापिस जयपुर और सीकर आती है। तो नई इंडस्ट्री, एक भी सरकारी कारखाना, बड़ी बात की थी 84 में सलेदीपुरा में खाद बनेगा और किसान को यहीं मिल जाए। कितना खाद बन रहा है? एक चपड़ासी बैठा है। चलो एक चीज और बताओ, आज की डेट में किसान का सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि बाने मजदूरी कौन मिल रहा है खेत में काम करवाने के लिए। फसल बोट तो उसकी है लेकिन काट कौन सके, बिको मतलब निनाण कौन करवा सके, मतलब ये एक बड़ी समस्या कौन लगे था? नहीं, मजदूरी की समस्या नहीं है, समस्या है उसके भाव की सबसे बड़ी। क्योंकि आजकल कुछ ही, जैसे प्याज को छोड़ दो, बाकी मशीनीकरण हो गया। बुआई में अभी बैल से ऊंट से बुआई नहीं होती, ट्रैक्टर से होती है। कटाई भी और कंबाइन जो ट्रैक्टर का है उससे होती है। इसलिए सवाल मजदूरी, ये बात है, मशीन से भी एक दिन में नहीं कट जाएगी पूरी। इसलिए ये नहीं है कि मजदूर नहीं मिलता, सवाल है कि जो पैदा होता है उसका भाव नहीं मिलता। नहीं, ये बात भी ठीक है, भाव भी नहीं मिलता, ये बात भी, इससे भी आपकी मैं सहमत हूँ। लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि मजदूर को नहीं मिल रहा। और एक माए, अगर मैं थाने एक छोटा सा सुझाव दूं, ठीक है, बहुत मतलब कुछ ऐसा कार्य हुई जहाँ मनरेगा को करवाया जाए, ठीक है, जहाँ पेड़म पानी देना है या पेड़ लगवाना है, या कुछ जगह तो जहाँ तालाब वगैरह बनावी तो वो भी सही बनावी और वो देर मतलब काफी दिनों तक, कई साल तक चले भी है। लेकिन इसके अलावा मतलब हमारी ऑडियंस भी बार बार यह चीज सवाल करे कि थे वो सवाल प्रतिनिधियों से पूछो, ठीक है, कि वो मतलब अननेसेसरी भी चीज नहीं कर रहे हैं। एक तरीका वो इको 100% यूटिलाइजेशन नहीं है, 50% ही यूटिलाइजेशन हो रहे हैं मनरेगा के अंदर जगह भी लोग काम करें। तो भी कोई यूटिलाइजेशन मतलब बहुत सारा दर्शक यह चीज़ को सुझाव देवे कि यह चीज़ मतलब इस साबू भी हो सके कि अगर ये कमाई किसान ने भाई इसे मनरेगा ही मजदूर दे दिया जाए कि भाई कमा 50% सरकार दे दे, 50% थे खुद पे कर दो, ठीक है, तो बन तो बाकी बा प्रॉब्लम सोल्व हो जाए सी कि भाई बाकी फसल टाइम कट जाए सी और बन रोजगार भी मिल जाए सी। भाई मनरेगा रोजगार के लिए ही तो है। ऐसा है कि सरकार है, मनरेगा में जो मजदूर जाता है वो काम सैंक्शन नहीं करता है। जो सरकार है और उसका प्रशासन है वो सैंक्शन करता है। कोई काम करा ले, नहीं, लेकिन वो किसान को काम तो थोड़ी ना करवा सके। नहीं, क्या काम करना है सरकार तय करती है ना, कोई खुदा तय नहीं करता, न अल्लाह तय करती है, सरकार तय करती है। और सरकार की मंशा है ये मनरेगा की जो योजना, जो काम नहीं मिलता है, लोगों को पलायन करना पड़ता है, इसलिए गांव में ही काम मिल जाए। अब काम उस गांव में कौन सा है उसमें प्रतिबंधित क्यों करे? ग्राम पंचायत, और राजस्थान में तो शहर में भी शहरी रोजगार गारंटी है। तो जो आप बता रहे हो सब काम हो रहे हैं शहर में, लेकिन ग्रामीण जो रोजगार गारंटी देश की है उसमें जो प्रेस्क्राइब्ड है वो ही कर सकते हैं। अगर ग्राम पंचायत अपने वहाँ गांव में सफाई कराना चाहती है वो नहीं करा सकती। जबकि रोजगार गारंटी, शहरी रोजगार गारंटी में आप देखें सड़क के पास से झाड़ जकड़ कटाना, पेंट करना, डिवाइडर पे, ये सब काम हो रहा है। इसलिए ये तो
सरकार जिसने योजना चला रही है केंद्र सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार इसको दफा करने और खेती से भी जोड़ सकती लेकिन है। इम्प्लीमेंट करने वाली तो स्टेट सरकार ही हुआ है ना। नहीं, लेकिन जो गाइडलाइन उन्होंने दे दी, हाँ, आप इसको समझिए कि केंद्र सरकार की योजना है मनरेगा, उसमें जो प्रेस्क्राइब्ड है उसको राज्य सरकार चेंज नहीं कर सकती। ठीक नहीं है। क्या वो खेती में काम कराए, ये उसमें संशोधन कर दे केंद्र सरकार तो कल हो जाएगा। जो आप कह रहे हो कि भाई कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलता और कुछ आधा हिस्सा किसान दे दे और आधा मनरेगा से मिल जाए, ये लेकिन केंद्र सरकार चेंज करेगी जब है ना, क्योंकि मटेरियल मजदूरी का 100% पैसा केंद्र सरकार देती है और ये जो मटेरियल का पैसा है उसमें कुछ केंद्र राज्य सरकार देती है और 90% केंद्र सरकार देती है। तो वो चेंज जिसकी योजना है, जो पैसा पेमेंट करता है, वो उसमें जो तय करता है, नियम तय करता है, वही लागू कर सकती है राज्य सरकार। इसलिए असल में उस गरीब के पास पैसा नहीं जाए, बाकी तो सैंक्शन तो सरकार करती है, प्रशासन करता है, उसमें चेंज कर दे तो मैं समझता हूँ किसी को, मजदूर को तो कोई एतराज नहीं है। खेत में काम करा लो, सड़क पे काम करा लो, आप तालाब खुदवा लो, नहर खुदवा लो, नहर को साफ करा लो, मतलब कुछ भी कराएगी सरकार कराएगी। इसलिए सरकार चाहती है कि ये पैसा नहीं जाए और इसलिए लाई गई थी। लाल झंडे ने दबाव दे करके, आप देखिए 2004 में जो 61 MP थे, बिगर शर्त मनमोहन सिंह को समर्थन था और उन्होंने कहा कि जो पलायन होता है, और पलायन में आप देखिए वो बच्चे जाते हैं, उनकी महिलाओं के साथ जिस तरह का बर्ताव होता है, तो ये कहा कि खेती में काम मिलता है मुश्किल से 1 महीने, 11 महीने के लिए फिर रोजगार के लिए वो बाहर जाते हैं, कोई भट्ठे पे जाता है, कोई घरेलू काम में करता है या दूसरी जगह जाता है, तो उस गांव में काम मिले और काम जो भी जरूरत है। लेकिन ये मैं समझता हूँ आज भी हो नहीं रहा है और वो इसलिए नहीं हो रहा है कि मानसिकता सरकार में बैठे हुए लोगों की ये है कि ये अगर सही सलामत लागू हो गई तो उस गरीब का, और विशेष तौर से मैं मनरेगा का कहूंगा कि जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, इस देश में पहली बार है जो महिला, जिसमें 80% महिलाएं जाती है, पहली बार अपने खाते से निकाल करके उसने सामान खरीदा है और उसने एहसास कराया कि मैंने, मेरी मजदूरी मेरे खाते में आई है और मैंने निकाल करके मैंने केले और सेब पहली बार जिंदगी में खरीद के खाया है। ये एहसास तो सशक्तिकरण की बात कहते हैं ना। पहले मजदूरी करती थी गांव में, नेचुरली जो गरीब है वही मजदूरी करता था, लेकिन उसका हस्बैंड ले आता था, उसको पैसा कभी भी हाथ में नहीं आया था। तो ये जो महिला सशक्तिकरण भी कोई हुआ है ना देश में, तो इसे मनरेगा नहीं किया। लेकिन आप जो उठा रहे हैं सवाल, ये बिल्कुल सही है। नहीं, अभी कल परसों प्रधानमंत्री जी भी अपने भाषण में बोल रहे थे कि हमने मतलब हर चीज, जैसे जमीन के कागज होने हैं तो वो महिला के नाम होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर अगर किसी के अलॉट होगा तो महिला के नाम होगा। हमने वो महिला सशक्तिकरण करने का पूरा प्रयास किया भी है और कर भी रहे हैं। ऐसा है, अभी प्रधानमंत्री जी घर हो जाएगा, अभी 255 रुपया है। इस राजस्थान में 255 रुपये मजदूर मिल जाएगा कोई? 400 रुपये से कोई मजदूर कम नहीं मिलता है। 400 में नहीं मिलता। 500 हाँ। यार खेजड़ी काटने के लिए तो 800 है। हाँ। प्रधानमंत्री जी ये बात नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री आवास में महिला का नाम लिख देंगे। अरे इस देश का प्रधानमंत्री है, देश की रियलिटी क्या है? मतलब 500 का मतलब आधा रुपया मिल रहा है मजदूरी का, मतलब किस तरह से उसकी जेब काट रहे हो, जेब कतरे का काम कर रहे हो, वो नहीं दिख रहा है। इसका नाम लिख देंगे, मकान पे लिख देंगे, 2000 रुपए दे देंगे। मजदूरी क्यों नहीं देते? काम बढ़िया से बढ़िया कराइए आप, 8 घंटे जो भी कर सकता है। मतलब ये मनरेगा में भी है, सबसे पहले लागू हुई कि 8 घंटे काम भी करना पड़ेगा और टास्क भी पूरा करना पड़ेगा। हमने कहा या तो टाइम ले लो या टास्क ले लो। है क्या? एक पटवारी है गांव में, एक कलेक्टर है, एक एसपी है, क्या टाइम और टास्क है? लेकिन क्योंकि ये सबसे गरीब है इसलिए टाइम भी होगा, टास्क भी होगा। 100 घन-फीट मिट्टी भी निकालनी पड़ेगी और सुबह से शाम तक 8 घंटे आपको ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। जब टास्क दे दिया तो 12 बजे कर देगा तो घर क्यों नहीं जाए? तो इसलिए प्रधानमंत्री जी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब रियल जो मजदूरी है वो अगर देंगे
काम आप ठीक से कराइए, हम कौन मना कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया कराइए, सड़क बनाइए, सफाई कराइए, तालाब बनाइए, नहर खुदाइए। मतलब जितना पैसा इन्होंने लगाया है 87% जमीन सिंचित हो जाती है और हर ग्राम पंचायत में नहर छांक देते पूरा प्लान बना के, तो 2 साल में नहर खोद देते अपनी अपनी पंचायत की। योजना तो सरकार बनाएगी ना। और मैंने बताया 4 समस्याओं के, देश की समस्याओं का समाधान, बाढ़, अकाल, रोजगार और खेती। मनरेगा 2008 से चल रही है ना, अभी 24 आ गई। एक प्लान बना करके बिगमा तो और भी रोजगार मिल जाएगा अगर ये काम होए तो, रोजगार और ज्यादा मिल। लेकिन बनाएगा कौन? योजना तो सरकार बनाएगी ना। मजदूर जो नरेगा में जाए वो तो नहीं बनाएगा। मतलब एक नहीं तो 2 साल में नहर खोद देगा। सीमेंट की कमी नहीं है, रोड़ी की कमी नहीं है, बजरी की कमी नहीं है, ये सोच की कमी है कि ये अगर मजबूत हो जाएगा तो तुम्हारे नारों से वोट नहीं देगा, फिर सवाल करेगा। पिछले तो साल में यही होता रहा और ये बदलेगा, अब बदल रहा है। और ये नीति जो पूरे भारत में नहीं पूरे देश में बदल रहा है। फ्रांस, जापान, आप देखेंगे कि ट्रैक्टर लेकर के किसान संसद को, श्रीलंका में देख लीजिए राष्ट्रपति के भवन में जाके घुस गए। चलो थारे सामने विपक्षी पार्टी वाला जगह लोग हैं, मैं थारे ऊपर स्पेशली स्वामी जी हैं, मैं आरोप लगाऊं कि सिर्फ कॉमरेड ही बाने सिर्फ विरोध करना आवे, सिर्फ धरना देना आवे, रोड बंद करनी आवे। बार बार मैं 2-3 भाषण के माए या मतलब अगर इंटरव्यूज में यह बात सुन ली। ऐसा वो सरकार भी ऐसी है कि इमेज क्यों बनाई जा रही है या फिर तारी इमेज क्यों है? तो घबराए हुए हैं, भयभीत हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने तो 35 साल लगातार 34 साल बंगाल में राज किया, एक सांप्रदायिक दंगा नहीं। लेकिन वो ये बात भी कहते हैं कि 35 साल राज करने के बाद में भी आज भट्टा का मजदूर आज भी पलायन कर रहे हैं। हाँ, तो क्यों कर रहे हैं जब देश की सरकार है ना, सत्ता राज सत्ता है केंद्र, राज्य सरकार नहीं है। पंचायत, कोई कहते पंचायत का सरपंच बन गया इसलिए सब कुछ ये आप जो कह रहे हो, अमराराम कह रहा है, ये सब कुछ नहीं बिट गया। सब कुछ है केंद्र के पास। और जीएसटी के पास तो 90% टैक्स है ना, वो केंद्र के पास जा रहा है। तो असल नीति तय होती है देश के स्तर पे। अमराराम तो उनसे पूछिए, किसानों के लिए 13 दिन और 13 महीने बैठ गया। जब हमारी बेटी जो गोल्ड मेडल लेके आई कुश्ती में, उनको बेइज्जती कर रहे थे, आपका एक शब्द भी मिला? अमराराम जब विपक्ष में है तो निश्चित रूप से जहां भी अन्याय होगी उसके लिए संघर्ष करेगा। और अगर इंडिया गठबंधन आता है और हमारी इतनी ताकत देश की संसद में होती है तो कानून भी बनाते हैं। मनरेगा का कानून, काम का अधिकार पहले कभी नहीं बना। 543 में 61 आए, बना। आदिवासी जो आदि काल से जंगलात में बैठा था उसको हर साल खदेड़ते थे। आदिवासी इस देश का जो 10 करोड़ है, हमने कहा कि जो जहां बैठा है, खेती कर रहा है, बसा हुआ है, उसको पट्टा देना पड़ेगा। इसी से तो हर जगह कानून भी, जब वो राजनीतिक ताकत आई है तो इस देश के सबसे गरीब, गांव का गरीब हो जिसके मनरेगा का, और आदिवासी जो सबसे पहले इस देश का मूल निवासी है, उसको जो खेती करता है, बसा हुआ है, उसकी जमीन और उसके घर का पट्टा देने के लिए देश की संसद में कानून बना। जबकि हम 272 नहीं आए हैं, केवल 61 आए थे। और ये कम्युनिस्ट पार्टी है, वो किस बात कर रहे हैं? जब सब विरोधी पार्टियां मिलके 96 में ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बना रहे थे, हमारी पार्टी ने कहा कि हमारी ये ताकत नहीं है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं लागू कर सकते, तो केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना ये केवल ये कम्युनिस्ट पार्टी कर सकती है। अभी चुनावी बॉन्ड देश में कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने खाता ही नहीं खुलाया, और सुप्रीम कोर्ट में भी कम्युनिस्ट पार्टी गई है। जो मोदी जी ईमानदारी, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। मतलब काले धन को अभी तो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया, और नमूना अभी चंडीगढ़ के चेयरमैन का बता दिया वो किस तरह के जनतंत्र में विश्वास करते हैं। 35 में से 8 वोट, और भारतीय जनता पार्टी का नॉमिनेटेड पार्षद पोलिंग ऑफिसर हो रहा है। जनतंत्र आ गया समझ में, पूरे देश की जनता ने देख लिया, वो तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ठीक, अभी भाई एक आरोप यो भी लगाओ कि को काम है, मतलब बार बार हर चीज को विरोध करना, कोई भी अच्छो काम है भी को सपोर्ट नहीं। क्यों नहीं? तो अगर बताओ, अच्छा किया ही नहीं उन्होंने।
मतलब 10 साल में 10 साल में कोई 5 काम तो अच्छा करे होगा जिसका एक को भी नहीं स्वागत किया। होना चाहिए। भाई वही अंग्रेज देखो, आजादी के आंदोलन के वक्त लोग लड़ रहे थे, ये अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, माफी वीर हो रहे थे, और अब वही नीति जो अंग्रेज थे ना, बांटो लूटो राज करो, वही कर रहा है। मतलब इस देश के 100 परिवारों को 25 लाख करोड़ की दे दी, और यहाँ 4-4 महीने से मनरेगा के मजदूरों को जो 250 रुपया वो पेमेंट नहीं हो रहा। किस अच्छे बात, एक बात तो बता दें अच्छी, इन्होंने जो 3-4 वायदे 2014 में किए थे, हर साल 2 करोड़ को काम और नौकरी देंगे, 20 करोड़ देते, सबसे ज्यादा बेरोजगारी होती। 2022 में देश के किसान की आमदनी दूनी कर देंगे, क्या दूनी हो गई, लागत 4 गुना हो गई। 400 वाली डीएपी अभी 1400 मिलती है। तो एक भी वायदा, हम काला धन विदेश से 80 लाख करोड़ है वो ले आएंगे, 15 लाख आएंगे, अब कह रहे जुमला था वो तो। मजबूत सरकार थी। क्या 10 साल में हरियाणा से 200 किलोमीटर से पानी, अभी तो दलपतपुरा में इतनी दूर पे राजस्थान यमुना का पानी आ रहा है। 10 साल में इनको याद नहीं आया क्या? आज सीकर की 70% आबादी पेयजल के लिए तरस रही है। तो अच्छा काम करते ना, पानी पिलाते, तो मैं धन्यवाद देता पीने का पानी तो ले ही आए ना। हाँ, कि भाई नहीं ले कहाँ आए, मतलब बयानों में जैसे 15 लाख आए, जैसे 2 करोड़ साल की, जैसे 2022 की पीने का पानी के लिए अभी भी मतलब जल नल योजना के तहत और डायरेक्ट हर गांव के माँ भी, खेता के माँ भी, मतलब पाइपलाइन डाली जा रही है। पाइपलाइन आई है, पानी नहीं आया। जिस गांव में आप देखिए, जिसको जल जीवन मिशन कहते हैं, जितने गांवों में सीकर जिले में अंडरग्राउंड वाटर के लिए है, 99% में पानी नहीं है, सब ड्राई। और जे किसी में हो भी गया तो 1 साल में सूख जाएगा। तो असल तो सरफेस वाटर से जब तक नहीं होगा ना, जब तक पानी मिलेगा नहीं। केवल ठेकेदार पैसे उठा के चला गया पहले तरह तरह से, इसलिए पहले पानी की हो ना, फिर पाइप डले। पाइप तो पहले डल गए, टंकी बन गई, और पानी 10 साल बाद में टंकी बच जाएगी क्या? चलो अब एक चीज बताओ कि सीकर की जनता, सीकर लोकसभा की, जगह के वहां चोमू भी आवे, थाने वोट क्यों दे? ऐ का 10 बड़ा रीजन बताओ भी की वजह थान वोट दे। सबसे बड़ा रीजन है, जनता में जो भी समस्या आई है, जो भी मुद्दा जनता का था, वो अमराराम ने उठाया है। चाहे वो प्रदेश की सरकार थी, चाहे देश की सरकार थी, उसको जीत में बदला है। सरकार किसी की हो, बिजली के किसान की रेट, कर्जा माफी, रावड़ा गड़साना, और अभी 3 काले कानून और भूमि अधिग्रहण, देश की सरकार। मैं समझता हूँ ये जो जनता के बीच में विश्वास है ना, कि अमराराम जनता को, जनता की समस्या के लिए साथ लेके 13 दिन और 13 महीने बैठ सकता है। और सरकार जो 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार किसी के सामने नहीं झुकी, वो देश के किसानों से माफी मांगकर काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर हुआ है, इसलिए वोट देगी। लेकिन थे कर्जा माफी की बात करेगी, मैं कर्जा माफी के लिए आवाज उठाई, ठीक है भाई, वो तो एक किसान के लिए उत्थान गुने है ना, वो तो एक वेलफेयर होगो एक तरीका हूँ भाई। थे मतलब किसान ने बहुत दयालु एक तरीका हूँ वो बना रहे हो कि मैं बाको वो माफ कर दियो, बाकी थे इस चीज के लिए लड़ो ना कि भाई बाको मतलब उत्थान होना चाहिए, भी साहब हूँ भाई। मेरे अभी 15 लाख करोड़ रुपया 100 परिवारों का माफ कर दिया, वो तो विकास हो रहा है। और 8,000 करोड़ किसान का माफ कर दिया, तो उसको वो बन गया। मतलब देश में, देश के पूंजीपतियों का 75 साल में कर्जा माफ होता रहा है, और किसान का 50,000 का कर्जा माफ हो गया तो देश कंगाल हो गया, वो आश्रित हो गया। मैं नहीं समझता। इसी सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपया 100 परिवारों का किया है, और जो दौड़ गए ना, बाहर छोड़ के चले गए, उनका माफ कर दिया, इसको गिरफ्तार करके नहीं लिया है। इसलिए, और वो कर्जा किसान का इसलिए हम कह रहे हैं, हमें तो भाव दे दो, कर्जा माफी की जरूरत नहीं है। मैं वही चीज कह रहा हूँ, एक दफे इनकी नीतियों से जो कर्जा हुआ है, वो खुदगर्द है किसान। वो आत्महत्या इसलिए कर रहा है कि उसका कर्जा नहीं चुका पा रहा है, वो इसलिए आत्महत्या कर रहा है। और इधर जो कंपनियां है ना, वो बोर्ड लगा देती है
कि मैं दिवालिया घोषित हो गया, फिर उससे कोई पैसा मांगने नहीं जाता, किसान खुद कर दे। इसलिए हम चाहते हैं कि इनकी नीतियों से जो कर्जा हुआ एक दफा माफ हो और भाव की गारंटी हो, फिर हम कभी। और किसान कर्जा नहीं चुकाता तो उसकी जमीन नीलाम हो जाती है और उसका कुछ नहीं होता नीलाम। मालिया चला गया, क्या नीलाम हुआ है? कई हजार करोड़ रुपए मालिया पे बकाया, कोई सामान बाकी है या 3 लाख रुपया बाकी है किसान की, 3 करोड़ की जमीन नीलाम कर देते हैं। ठीक है, और क्या मुद्दा है? बहुत बड़ा जो आज नाइंसाफी हो रही है, मैं समझता हूँ उसके लिए जो जागृति पैदा हो रही है। और मैं मेरी इस राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण ये मानता हूँ कि जो सब कुछ उसने किसान मजदूर ने बनाया और सबसे कम उसके हिस्से मारा है, लुटेरों के पक्ष मारा है। और ये गुस्सा न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। जो नीतियां, एक खेमा था सामने जिसके कारण उस मेहनत के उसको मिलता था, वो खेमा रूस के विघटन के बाद अब पूंजीपतियों को कोई सामना करने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से जनता मैदान में आई है। और ये जो मंदी का दौर 2008 से आया है, ये जब भी होगा जब इस संसाधनों पे कुछ मुट्ठी भर लोग दुनिया की पूंजी पे कब्जा करके बैठे हैं, ये जनता के 90% के विकास में नहीं लगेगी जब तक ये संघर्ष जारी रहे। धन्यवाद। तो आप बात कर रहे हैं अमराराम जी, और थे कमेंट करके जरूर बताओ कि थाने आप बातचीत कहेंगी लागी, और थारो कोई सुझाव है आगे आप दोबारा फिर सु कुछ असो इंटरव्यू वगैरह कर सका या पूछ सका तो थे कमेंट में जरूर बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।